बच्चों, आज चैप्टर 2 भूगोल का ये दूसरा वीडियो जारी करने जा रहा हूँ। पिछले वीडियो में आपने देखा होगा कि किस प्रकार से सैलों और खनिजों की उत्पत्ति होती है। पृथ्वी के अंदर सैल और खनिज किस रूप में विद्यमान हैं, और इस वीडियो में आज जैसा कि हमने पहले वाले वीडियो में बताया था कि दूसरे वीडियो में आप लोगों को सैलों के प्रकार के बारे में विस्तार से चर्चा की जाएगी, और इसमें मैं आज सैलों के प्रकार के बारे में वर्णन करूंगा। जैसा कि आप जानते हैं कि सैल जो है पृथ्वी के विभिन्न स्वरूपों की रचना में मदद करते हैं, और इन सैलों का निर्माण जो है विभिन्न प्रकार के खनिजों से होता है। खनिज ऐसे तत्व होते हैं जिनका कुछ अपना रासायनिक स्वरूप होता है, और ये सैलों के निर्माण की प्रक्रिया में हम एक एक करके विस्तार पूर्वक वर्णन करेंगे। तो सर्वप्रथम हम जिस सैल की बात करने जा रहे हैं वह आग्नेय सैल है। आग्नेय सैल को हम सबसे प्राचीनतम सैलों में मानते हैं, क्योंकि इस धरती पर सर्वप्रथम इसी सैल का निर्माण हुआ है। इसे हम इग्नियस रॉक्स भी कहते हैं। इग्नियस शब्द जो है लैटिन से लिया गया, लैटिन भाषा से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है अग्नि। जैसा कि आप जानते हैं बच्चों कि पृथ्वी के अंदर ये मैग्मा उपस्थित रहता है, और सर्वप्रथम ये मैग्मा जो है इस धरती के ऊपर आता है। जैसा कि मैग्मा हम जानते हैं कि ये भूपर्पटी पर धरातल से नीचे हमेशा दबाव डालता रहता है, और दबाव डालते डालते कहीं भी जब कमज़ोरी आती है कहीं पर, ये क्रैक्स करके ये पृथ्वी के धरातल पर आता है। क्रैक्स भी कई प्रकार के होते हैं, मैग्मा के क्रैक्स कई प्रकार के होते हैं। जैसे दरारी उद्भेदन होता है, और कभी कभी जो है ये बहुत तेज़ी के साथ विस्फोट करके धरती पर आते हैं, जो काफ़ी विनाशकारी होते हैं। और कभी कभी मैग्मा धरती के अंदर ही ये जम जाते हैं। तो जैसा कि हम अब इग्नियस रॉक्स को भी हम दो तरह के भागों में बांट सकते हैं। जैसा इसे हम अंतर्वेदीय इग्नियस रॉक्स कहते हैं, और दूसरा है बहिर्वेदीय इग्नियस रॉक्स, जिसे हम जब ये मैग्मा पृथ्वी के अंदर ही धीरे धीरे जमता रहता है और ठोस का रूप धारण कर लेता है, तो इसे हम अंतर्वेदीय इग्नियस रॉक्स कहते हैं। और इसके निर्माण में जो ठंडा होने की प्रक्रिया होती है वह काफ़ी लंबा समय लेता है, जिससे क्रिस्टल का निर्माण, रवों का निर्माण जो है बड़ा स्पष्ट होता है, बड़े स्पष्ट ढंग से रवों का निर्माण होता है। और इस इग्नियस रॉक्स के अंतर्वेदीय चट्टान का जो सबसे बढ़िया उदाहरण है वह है ग्रेनाइट। और जब यही मैग्मा पृथ्वी के ऊपरी भाग में आ जाता है, और ये ऊपरी भाग में आने पर यहाँ का तापमान कम होता है, और इसके ठंडे होने की प्रक्रिया जो है तीव्र हो जाती है। और ठंडे होने की प्रक्रिया तीव्र होने से इसमें रवों का निर्माण अच्छे ढंग से नहीं हो पाता है। और उदाहरण के लिए यह बेसाल्ट बहिर्वेदीय चट्टान का ये एग्जाम्पल है, और इससे जो है महाद्वीपों की रचना होती है, महाद्वीपों की रचना। और अब हम जैसे देखेंगे कि जैसे ये विभिन्न प्रकार के सैल धरती के ऊपर आते हैं, इसमें अनेक प्रक्रियाएं होती हैं। अनेक प्रक्रियाओं में कई तत्व हैं जो इन्हें तोड़ फोड़ करके ये किसी न किसी रूप में अवसाद में परिवर्तित करते रहते हैं, और ये अवसाद धरती पर विभिन्न कारकों के द्वारा, जो कि ये अवसादी चट्टान के निर्माण में उनकी अहम भूमिका होती है। इसमें नदियां हैं, हवाएं हैं, और इससे ये जो है समुद्र के अस्थाई भाग हैं, जहाँ पर कि
लहरें जो है काम करती हैं। और साथ साथ मरुस्थल में हवाएं जो है ये बालू को और अन्य पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर छोटे छोटे कणों को ले जाती हैं, और ये कण जब धीरे धीरे अवसाद के रूप में जमा किए जाते हैं तो इसे हम अवसादी चट्टान कहते हैं। और इसे हम परतदार चट्टान भी कहते हैं, क्योंकि ये परतदार चट्टान परत दर परत जो है ये जमती जाती हैं और ताप और दाब के कारण जो है इसमें परिवर्तन आता जाता है। और अब इस आग्नेय चट्टान और परतदार चट्टान की बाद कुछ ऐसे भौतिक, रासायनिक और जैविक परिवर्तन होते हैं उच्च ताप के कारण और दाब के कारण। ये जब चट्टानें अपना मूल रूप का मतलब कि इसमें जो गुण धर्म होना चाहिए जिसके द्वारा हम पहचान सकते हैं कि ये आग्नेय चट्टान है, जिसके द्वारा हम ये पहचान सकते हैं कि ये अवसादी चट्टान है, जब ये अपना मूल रूप परिवर्तन करके एक नए यह सेल का रूप धारण कर लेते हैं तब हम उसे कायांतरित चट्टान कहते हैं। कायांतरित चट्टान जो है यह मेटामॉर्फिक शब्द से बना है, जिसे हम ग्रीक भाषा के मेटामॉर्फोस शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है रूप परिवर्तन। अब इसके बाद हम देखेंगे, उदाहरण के लिए हम देख सकते हैं कि चिकनी मिट्टी स्लेट में एवं चूना पत्थर संगमरमर में परिवर्तित हो जाता है, और ये जो है मेटामॉर्फिक ये चट्टान का उदाहरण है। इसके बाद है बच्चों, अब हम चट्टानों के द्वारा हम बहुत सी चीज़ें हम अपने जीवन में प्रयोग करते हैं। अगर ये चट्टानें न हों तो मनुष्य का जीवन ही संभव नहीं हो। जैसे हम यहाँ बैठे हैं, हम सड़कों का निर्माण करते हैं, हम भवन का निर्माण करते हैं, और धरती के नीचे बहुत ही उपयोगी शैलें पाई जाती हैं, बहुत ही उपयोगी पदार्थ पाए जाते हैं जिसका हम अपने जीवन में प्रयोग करते हैं। बच्चे छोटे छोटे जो होते हैं वह खेल में भी जैसे पत्थर का इस्तेमाल करते हैं, और उदाहरण के लिए 7 पत्थर, ये बचपन में जो बच्चे खेलते हैं 7 पत्थर, जिसे पिट्ठू के नाम से जाना जाता है, चिटबिट्टी है, और इसके बाद ये 5 पत्थर गिट्टी वाले, और दादा दादी आदि अन्य लोग बचपन में किस प्रकार के खेल खेला करते थे, इसके बारे में हम इन चट्टानों का प्रयोग करते हैं। ये चट्टानें कठोर भी हो सकती हैं, ये चट्टानें मुलायम भी हो सकती हैं, और इन चट्टानों में एक ऐसा भी है कि इसमें लगातार परिवर्तन होता रहता है। लगातार परिवर्तन का मतलब कि इसमें एक सतत प्रक्रिया है, में चट्टानें एक दूसरे में परिवर्तित होकर के इसे हम शैल चक्र के नाम से जानते हैं। जैसा कि आपको चित्र के द्वारा दिखाया गया है, आप लास्ट चैप्टर के लास्ट में देखेंगे कि इसमें दिखाया गया है कि कैसे जो है चट्टानें परिवर्तित होती हैं, और एक निश्चित दशा में एक प्रकार की चट्टान जब दूसरे प्रकार की चट्टान में परिवर्तित हो जाती हैं तो इसे हम शैल चक्र कहते हैं। और जैसे सबसे प्रथम द्रवित मैग्मा जो ठंडा होकर के शैल बनता है, और यह द्रवित मैग्मा धीरे धीरे जब टुकड़ों में टूटता है और एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होकर के आग्नेय शैल का रूप धारण करता है। और जब ये चट्टानें, चाहे वो आग्नेय चट्टान हो चाहे वह अवसादी चट्टान हो, जब ये ताप और दाब के कारण या अन्य भौतिक दशाओं के कारण, अन्य जैविक दशाओं के कारण, अन्य रासायनिक दशाओं के कारण जब इनमें परिवर्तन हो जाता है और ये अपना मूल रूप चेंज करके एक नया रूप धारण करते हैं, जिसे हम कायांतरित चट्टान कहते हैं। फिर ये कायांतरित चट्टान अत्यधिक ताप और दाब के कारण पुनः पिघलकर मैग्मा बन जाती है, मैग्मा का रूप धारण कर लेती है। यह द्रवित मैग्मा पुनः ठंडा होकर के आग्नेय शैल में परिवर्तित हो जाते हैं। इस प्रकार यह शैल चक्र पूरा होता है, और इस धरती पर ये शैलों का निर्माण विभिन्न प्रकार के, चाहे वह आग्नेय हो, चाहे वह कायांतरित हो, चाहे वह अवसादी चट्टान हो, यह चक्र हमेशा चलता रहता है। अर्थात यह शैल चक्र में अब हम ये देखेंगे कि ये कैसे, किस प्रकार से ये जो है। अब इसके बाद आप लोग
एक एक करके आग्नेय सेल के बारे में, अवसादी सेल के बारे में और इसके बाद आप कायांतरित सेल के बारे में विस्तार पूर्वक नोट्स भी बनाइए। साथ ही साथ इस सेल चक्र का चित्र बना करके इसके निर्माण की प्रक्रिया को भी आप दर्शाएंगे। धन्यवाद। Are you also loaded with math problems?